सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने बेरोजगार युवकों को कॉकरोच कहा। कुछ लड़कों ने सोशल मीडिया पर एक पार्टी बनाई। देश के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा। इस्तीफा मांगने की इस राह में सोनम वांगचुक भी उनसे जुड़े। आप देश की आबादी समझिए, वो 140 करोड़ है, इसमें 100 करोड़ वोटर हैं। कि क्या ये लोकतंत्र है कि मात्र 50,000 लोगों के दबाव से देश में कोई एक निर्णय करवा लिया जाए? उन 99 करोड़ लोगों का क्या जो उस प्रेशर ग्रुप का हिस्सा नहीं थे? आप 0.10% लोगों के प्रेशर में आकर कोई भी निर्णय ले लेते हैं। डेमोक्रेसी के दो टूल होते हैं, राइट टू इनिशिएटिव, राइट टू प्लेबिसाइड। ये दोनों व्यवस्थाएं अगर आप लोकतंत्र में ले आते हैं तो लोकतंत्र सोने पर सुहागा बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने बेरोजगार युवकों को कॉकरोच कहा। कॉकरोच कहने के बाद अमेरिका में बैठे हुए कुछ लड़कों ने सोशल मीडिया पर एक पार्टी बनाई। उस पार्टी ने भारत में जंतर मंतर पर आकर के देश के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा और इस्तीफा मांगने की इस राह में सोनम वांगचुक भी उनसे जुड़े। अनशन हुआ और 36 दिन तक चले इस मूवमेंट के अंदर कुल मिलाकर इस्तीफा हुआ। और इस सब में जो कुछ हुआ उसके पक्ष में भी कुछ लोग थे और उसके विपक्ष में भी बहुत लोग होंगे। आप देश की आबादी समझिए, वो 140 करोड़ है, इसमें 100 करोड़ वोटर हैं। लेकिन इस्तीफा मांगने वाले लोगों का समूह कहिए या आंदोलन करने वाले लोगों की संख्या कहिए, दिल्ली में अगर मैं ठीक से असेसमेंट करूं तो उस दिन भी जिस दिन संसद मार्च हुआ तो संख्या करीब 25 से 30 हजार रही होगी। आप अगर वहां थे तो आप उसका असेसमेंट खुद कर सकते हैं कि वो संख्या 50,000 थी कि 30,000 थी या 40,000 थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या ये लोकतंत्र है कि मात्र 50,000 लोगों के दबाव से देश का एक मंत्री रेजिग्नेशन दे दे या देश में कोई एक निर्णय करवा लिया जाए? वो निर्णय कुछ भी हो सकता है। ये संख्या मैं कहता हूं 50,000 नहीं थी, ये संख्या 50 लाख थी। मैं कहता हूं कि ये संख्या 1 करोड़ थी तो भी इस देश में वोटर्स की संख्या 100 करोड़ है। तो फिर कोई भी निर्णय अगर किसी एक प्रेशर ग्रुप के प्रेशर में आकर लिया जाता है तो जो लोग उस प्रेशर ग्रुप के बाहर थे उन लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की अनदेखी की गई या नहीं की गई? और इसलिए मैं निवेदन ये करता हूं कि अगर आपको डेमोक्रेसी को सेव रखना है, अगर डेमोक्रेसी में आपको इंक्लूसिवनेस लानी है, जब पश्चिम के कई देशों में जब वहां किसी मसले पर मुश्किलात आती है तो वहाँ पर रेफरेंडम की व्यवस्था है, वहाँ पर जनमत संग्रह की व्यवस्था है, वोटिंग की व्यवस्था है। तो आप ये तय कर सकते हैं कि हाँ, देश में 10 लाख लोगों ने किसी एक निर्णय के पक्ष में अपना सपोर्ट दिया, तो ऐसे में हम, अब संख्या कुछ भी तय करिए, और ऐसे में हम जो है उस पर अब वोटिंग करा लेंगे। रेफरेंडम भी इसको कहा जाता है, प्लेबिसाइड भी कहा जाता है, वोटिंग भी कहा जाता है, जनमत संग्रह भी कहा जाता है। आपको जो समझ में आए वैसे उस शब्द से आप समझ सकते हैं। लेकिन कोई व्यवस्था बननी चाहिए। सवाल ये है कि उन 99 करोड़ लोगों का क्या जो उस प्रेशर ग्रुप का हिस्सा नहीं थे? और मैं बात ये सिर्फ और सिर्फ केवल एक मूवमेंट की नहीं कर रहा हूं। किसी एक राज्य में कुछ लोग बैठते हैं, देश में कई बार इस तरह से कोई एक प्रेशर ग्रुप होता है और कुछ करवा लेता है। एक एक अगर मामले को लेकर बैठेंगे तो उसको फिर समझने में और समझाने में टाइम लग सकता है। लेकिन मैं सिर्फ अभी हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट हैं, कोई एक सिस्टम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए कि उसमें उन 99 करोड़ लोगों की भी राय ली जाए, क्योंकि वो लोग इसी देश का हिस्सा हैं। उनके बिना वो भारत के भाग्य विधाता हैं वो भी, और वही सबसे बड़ा बहुमत है। आप 1% तो मैंने बहुत बड़ा कह दिया। आप 0.10% लोगों के प्रेशर में आकर कोई भी निर्णय ले लेते हैं तो आपने सबको छोड़ दिया। बेहतर होगा कि देश में असंतोष की भावना ना के बराबर हो जाए, कम होती चली जाए। इसलिए डेमोक्रेसी के दो टूल होते हैं, एक होता है राइट टू इनिशिएटिव, एक होता है राइट टू प्लेबिसाइड। अगर ऐसा कुछ हुआ था तो कोई भी किसी भी एक व्यक्ति को ये प्रस्ताव रखने का अधिकार है कि हाँ जी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाना चाहिए। उस पर
एक निश्चित संख्या में लोग अगर उसे सपोर्ट करें प्रस्ताव को, तो उस पर वोटिंग होना चाहिए। ये इसमें दोनों चीज़ें आ गई। राइट टू इनिशिएटिव मतलब एक व्यक्ति जिसने प्रस्ताव रखा, और प्लेबिसाइड यानी उस पर वोटिंग का होना। ये दोनों व्यवस्थाएं अगर आप लोकतंत्र में ले आते हैं तो लोकतंत्र सोने पर सुहागा बन जाता है। अगर आप इस विचार से सहमत हैं तो आप मैसेज करके अपनी हाँ कहें और इस विचार को समर्थन देने की कोशिश करें। धन्यवाद।